प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके भीतर उत्साह भी आ चुका होगा। जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती, उत्साह अपना बढ़ते ही जाता है। तो उम्मीद भी मैं ये लगा रहा हूँ कि आपके भीतर भी अब ये उत्साह आ चुका होगा। चलिए इसी उत्साह के साथ अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पेट सीरीज के तहत जो हमारी सीरीज चल रही है, उसके तहत 7 वीडियो हो चुके हैं और आज मैं आपको देने वाला हूँ 8वीं वीडियो, और ये भी वैदिक काल से ही संबंधित है। ऋग वैदिक काल पूरा हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। 2 वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल को पूरा। रीजन स्पष्ट है कि पिछले बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था पेट की ही परीक्षा में या अन्य जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाएं लेती है, तो वो यहाँ से सीधे क्वेश्चन वो नहीं पूछ रही है, वो भीतर के किसी क्वेश्चन को उठा लेती है। यानी कि आपको एक बार पूरे चैप्टर को एक बार देखना ही देखना है उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड में। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जब भी आप उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल के तहत जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ना शुरू करें, तो ऋग वैदिक काल दिमाग में होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि अब जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे, तुलना हमारी होगी ऋग वैदिक काल से ही, कि वहाँ क्या था, अब यहाँ क्या हुआ, वहाँ जो चीज़ें थी उसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन आया, कहाँ चीज़ें अच्छी हुई, कहाँ चीज़ें खराब हुई। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, क्योंकि जब इस चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है ना हमारे उत्तर वैदिक काल, तो पहली हेडिंग अपनी है भौतिक संरचना। भौतिक संरचना से तात्पर्य ये है कि आर्य अब कहाँ तक पहुँचे। तो इस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि चलेंगे ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल मैं अभी फिर बता दूं, इस वीडियो में भी याद दिला दूं कि ऋग वैदिक काल जो है इतिहास में, उसका इतिहास पूरी तरह ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल आते आते ऋग्वेद के बाद बाकी 3 वेद, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के आरण्य ग्रंथ, वेदों के उपनिषद ग्रंथ, इन सब को मिलाकर के जो इतिहास लिखा गया वो बना उत्तर वैदिक काल का इतिहास। समझ में आ गया? ऋग वैदिक काल केवल ऋग्वेद से जो चीज़ें मिली उसके आधार पर उसका इतिहास लिखा गया। उत्तर वैदिक काल चारों वेद, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के आरण्य ग्रंथ और चारों वेदों के उपनिषद ग्रंथ को मिला करके वो इतिहास लिखा गया। क्लियर? तो अब यहाँ हमें देखना है भौतिक संरचना कि आर्य उत्तर वैदिक काल आते आते अब वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर हम पीछे देखें तो हमने क्या देखा था कि आर्य जब आए, ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, आर्य जब आए तो उनका जो निवास स्थान हमको ऋग वैदिक काल तक मिलता है वो है सरस्वती नदी, या सरस्वती नदी से लेकर दृश्योदती यानी चौतंग, जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, उत्तरी राजस्थान के पास तक उनका निवास था। अब उत्तर वैदिक काल आते आते आर्य कहाँ पहुँचे, तो इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है। और उसके हिसाब से अगर देखें तो आर्य इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में पूर्व की दिशा की ओर अग्रसर हुए। पूर्व की दिशा का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए बंगाल की तरफ। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी बंगाल पहुँचे नहीं हैं वो, अभी बिहार तक ही हम उनको सीमित रखेंगे। जिस संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण का ही रेफरेंस हमको लेना है, यानी कि जो हमें साक्ष्य लेना है वो शतपथ ब्राह्मण को ही मानना है। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा यानी एक कहानी वर्णित है, वो है विदेह माधव की कथा। तो इसके अनुसार विदेह माधव थे और उनके गुरु थे गौतम राहुगढ़। ठीक, तो विदेह माधव और उनके गुरु गौतम राहुगढ़ वो सरस्वती नदी के किनारे निवास करते थे। तो इस कथा के अनुसार विदेह माधव ने एक दिन अपने मुंह में अग्नि को धारण किया और घृत यानी घी नाम लेते ही अग्नि जमीन पर गिर पड़ी और पूरब की तरफ सबको जलाते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वो अग्नि, वहाँ नाम मिलता है सदा नीरा नदी। ठीक है, वो अग्नि सदा नीरा नदी यानी वर्तमान गंडक नदी को पार नहीं कर पाई। तो वो वर्तमान गंडक नदी कहाँ पे है, तो बिहार राज्य में है। तो इसलिए इसी आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्य अब सरस्वती और दृश्योदती यानी चौतंग इन नदियों से आगे बढ़ करके कहाँ तक पहुँच चुके, आधुनिक बिहार की गंडक नदी तक। तो गंडक नदी बिहार के उत्तरी भाग तक। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब ये हो गया आर्यों का भौतिक संरचना कि अफगानिस्तान में तो है ही है, पाकिस्तान में तो है ही है, पंजाब में है ही है, राजस्थान में है ही है, लेकिन अब पूरब की तरफ इनका विकास। हाँ, ये ध्यान रखना है कि बीच में है विंध्य श्रेणियाँ, यानी विंध्य
क्रम की पर्वत श्रेणी, उसके नीचे भी आर्य नहीं पहुँचे हैं, उसी के किनारे किनारे वो जो है पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और पहुँच चुके हैं बिहार तक, ठीक है, गंडक नदी तक। तो इसी कथा के अनुसार आर्यों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। ठीक, ये तो हो गया क्षेत्र। अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? तो अब यहाँ राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल से हमको तुलना करनी होगी। वहाँ हमने क्या देखा था? राजन, वहाँ भी हमने कहा था जन का प्रमुख था, इसलिए जनस्य गोपा भी उसको कहा था। और यहाँ ध्यान रखना है कि अब ऋग्वैदिक काल में जो जन थे, ठीक है, जो जन थे अब वो परिवर्तित हो रहे हैं, कई जन मिल करके बदल जा रहे हैं जनपद में, ठीक है। तो ये सीधा सा फार्मूला है, अभी मैं बाद में बताऊंगा जब जनपद महाजनपद पे पहुंचेंगे तब। तो पहले जन यानी छोटे छोटे कबीले, फिर जनों के मिलने से बना जनपद, यानी कि और विस्तृत क्षेत्र में अब वो रहने लगे। तो ये व्यवस्था ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल आते आते या उत्तर वैदिक काल में जन बदल गए जनपद में, ठीक है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की अपेक्षा, कि अब जन बदल गए जनपद में। इसी समय ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना है, अभी यहाँ राष्ट्र का मतलब जैसे आज हम कहते हैं कि भारत राष्ट्र, तो अभी ये राष्ट्र किसी देश को नहीं बता रहा है, हाँ उनके क्षेत्र को बता रहा है, यानी जनपद की तरफ इशारा कर रहा है, जो राष्ट्र उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमको मिलता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, जैसा मैंने ऊपर समझाया, कई जन मिल के, तो दो प्रमुख जन पुरु और भरत मिले तो एक नया जनपद बना और उस जनपद का नाम था कुरु। वैसे ही तुर्वस और कृवि, ये दो जन मिले तो एक नया जनपद बना पांचाल, ठीक है। अभी बात की बात है कि अगर हम कुरु की देखें तो आशंदिवत इसकी पहली राजधानी थी, हस्तिनापुर इसकी दूसरी राजधानी बनी। वैसे ही तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, पाकिस्तान के पंजाब का क्षेत्र, वो इसमें शामिल था कुरु में। तुर्वस और कृवि मिलके पांचाल बनाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन जिलों का क्षेत्र जो है इसके तहत आता है, ठीक है। तो वो बात की बात है, उतनी गहराई में हमको नहीं जाना है, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वनडे के हिसाब से, तो वनडे के हिसाब से जो अपना क्वेश्चन बनता है वो यही, पूर्व और कुरु जन मिल करके किस जनपद में बदले, तो अपना आंसर हो जाएगा पुरु और भरत, ठीक है, मैंने कुरु बोल दिया था, उसको सुधार लीजिएगा। पुरु और भरत मिलकर के किस जनपद में बदले, तो पुरु और भरत जन मिलकर के बन गए कुरु। वैसे ही तुर्वस और कृवि जन आपस में मिले और जनपद बन गया पांचाल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि अब राजा के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि राजा के अधिकारों में अब होने लगी वृद्धि। अब राजा पर सभा और समिति का जो नियंत्रण ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था वो यहाँ पे हो गया समाप्त। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था, सभा और समिति राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि अब सभा और समिति का नियंत्रण राजा पे से समाप्त हो गया। अब राजा हो गया स्वेच्छाचारी, ठीक है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था, 3 संस्थाओं का नाम मैंने बताया था, विदत, सभा और समिति। तो विदत की चर्चा कितनी बार, 122, सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार ऋग्वेद में की गई है। तो यहाँ जो सबसे प्रमुख परिवर्तन हुआ इन संस्थाओं में, सभा और समिति तो बनी रही, लेकिन विदत अब समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो गई और सभा और समिति का नियंत्रण राजा पे से समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आ गया यहाँ पर, कि राजा जो है देवताओं के तुल्य है, या राजा की उत्पत्ति देवताओं ने ही की है। तो इस दैवी उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, वो ध्यान में रख लेना है कि अगर ऐसा पूछे कि राजा की दैवी उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जब उल्लेख की बात करें तो आंसर होगा ऋग्वेद में, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को बदला जाए और ऐसा पूछा जाए राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, इन 2 शब्दों पर ध्यान रखना है। एक है उल्लेख, तो सबसे पहले उल्लेख हुआ ऋग्वेद में, लेकिन जो सिद्धांत की बात की गई कि राजा ही देवता है या देवता के समान है या देवता ही राजा है, तो वो सिद्धांत या इसकी व्याख्या सर्वप्रथम हमको मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों को ध्यान में रखना है कि जब पूछे कि राजा की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में। समझ में आ गया।
तो अपनी नोट्स में साफ साफ अलग अलग लाइन में लिख लीजिएगा दोनों को। और ये दो विशेष पॉइंट है जिन पे ध्यान रखना, उल्लेख, ऋग्वेद, सिद्धांत, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है। अब ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, अब ऐतरेय ब्राह्मण क्या कहता है? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जब राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई तो उसके फलस्वरूप जो चारों दिशाएं थीं और बीच का मध्य भाग, वहाँ के राजाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रों को भी नाम दिया गया, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, वो अलग क्लास के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो ऐतरेय ब्राह्मण क्या कहता है कि पूरे क्षेत्र को ये 5 भागों में बांट लेते हैं। एक हो गया बीच का हिस्सा मध्य भाग, और मध्य भाग के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो मध्य भाग में जो शासन करता था उसको कहा गया राजा। ठीक है, जो पूरब में शासन करता था वो कहलाया सम्राट, जो पश्चिम में शासन करता था वो कहलाया स्वराट, जो उत्तर में शासन करता था वो कहलाया विराट, और जो दक्षिण में शासन करता था वो कहलाया भोज। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। वो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन पश्चिम के राजा को क्या कहते थे? तो स्वराट, पूरब के राजा को सम्राट, उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण के राजा को भोज, मध्य के राजा को राजा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो इन सब को जीत लेता है एक साथ, ठीक है, तो वो कहलाएगा एकराट। जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य सारे हिस्सों को जीत ले तो वो शासक कहलाएगा एकराट। और इतिहास में जो पहला एकराट शासक हमको मिलता है वो है महापद्म नंद। ठीक, तो महापद्म नंद पहला एकराट शासक बना भारत का, जिसने जो उस समय क्षेत्र ज्ञात थे उन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। इसी में एक चर्चा और मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में ही गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और गणराज्य के लिए जो शब्द वहाँ प्रयोग किया गया वो है वैराज्य। ठीक है, तो जो गणराज्य वाले राज्य थे, यानी जहाँ राजा का निर्वाचन अभी भी लोगों की सहमति से होता था या राजा चुना जाता था, उसके लिए शब्द यूज हुआ वैराज्य। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान बना के रखना है। आगे ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में ही, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, राजा परीक्षित का हमको उल्लेख मिला, और अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को कहा गया है मृत्युलोक का देवता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अथर्ववेद के अनुसार इनमें से किसे मृत्युलोक का देवता कहा गया? आंसर हो जाएगा राजा परीक्षित। वैसे ही इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि उपनिषदों में अन्य कई राजाओं के उल्लेख हमको मिलते हैं। तो इन राजाओं के संदर्भ में देखें तो कुछ राजाओं के मैं नाम ले रहा हूँ, आपको क्षेत्र के हिसाब से यानी जनपद के हिसाब से नाम याद रखना है। पहला जो है वो केकय जनपद का राजा अश्वपति, काशी जनपद का राजा अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उद्वालक अरुणि, पांचाल के प्रवाहर जयवली आदि। लेकिन ये पांच विशेष महत्वपूर्ण है, इन पांचों पे ध्यान बना करके रखना है। जैसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल में काशी के राजा तो अजातशत्रु, उत्तर वैदिक काल में केकय के राजा अश्वपति, उत्तर वैदिक काल में पांचाल के प्रवाहर जयमिली, विदेह के जनक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक ही है, डीप में आप बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बेसिक है, इतना ध्यान में रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो इन्होंने कई बार पूछा है कि उत्तर वैदिक कालीन किस राज्य का राजा या कौन सा राजा दार्शनिक था। यहाँ दार्शनिक का सीधा सा उल्लेख मतलब हम निकाल सकते हैं कि विद्वान। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी ध्यान बनाकर रखना है। केकय जनपद का राजा अश्वपति वो एक दार्शनिक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान में रखना है। आगे ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है। शतपथ ब्राह्मण से हमें ये पता चलता है कि जो विदेह के राजा जनक थे, ठीक है, एक दार्शनिक गोष्ठी में उन्होंने ब्राह्मणों को पराजित किया, जिसके स्वरूप ब्राह्मण उनसे प्रभावित हुए और ब्राह्मणों ने उन्हें एक उपाधि दी, वो उपाधि थी राजन बंधु की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसकी उपाधि राजन बंधु थी, तो जनक की। और जनक किस जनपद के थे या किस जनपद के राजा थे, तो आंसर हो जाएगा विदेह। ठीक, अब आगे ध्यान रखना है राजा के रत्निन। तो ऋग्वैदिक काल में भी हमने रत्नियों की संख्या देखी थी, वहाँ 5 या 6 स्पष्ट थे, बाकी अस्पष्ट थे। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमको रत्निन, जो राजा के रत्निन यानी प्रमुख अधिकारी थे, उनकी चर्चा मिलती है। ऐसे अधिकारियों की संख्या शतपथ ब्राह्मण में 12 बताई गई है। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के 12 रत्निन या 12 मंत्री कह सकते हैं, या राजा के 12 प्रमुख अधिकारी थे, जिसमें पहला राजन्य यानी स्वयं राजा, दूसरा पुरोहित
पुरोहित का काम ये था राजा की तरफ से यज्ञ करना, राजा की जीत की कामना करना, राजा के साथ साथ रहना और उसका उत्साह वर्धन करना। जितना भी धार्मिक कार्य होता था वो पुरोहित ही कराते थे, इसलिए इनको सर्वोच्च रत्नी कहा गया है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च रत्नी कौन था, तो आंसर क्या होगा? पुरोहित। ठीक है, तो राजा को हम रत्निन में रखते हैं, संख्या है और इनको रखा गया है उसमें, लेकिन राजन स्वयं राजा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि प्रमुख रत्नी, तो पुरोहित। अगला था तीसरा सेनानी, यह है सेना का प्रधान अधिकारी। चौथा युवराज, राजा का पुत्र या उत्तराधिकारी। पांचवा महिषी, राजा की मुख्य रानी, और मुख्य रानी को ही एक नाम दिया गया है पटरानी। ठीक है, छठवां सूत, राजा का सारथी, रथ सेना का नायक। तो उस समय कार होती तो ड्राइवर होता, लेकिन कार तो थी नहीं, तो उस समय तो रथ था तो जो रथ चलाता था उसको सारथी कहा जाता था। महाभारत में इसका उल्लेख है। कृष्ण किसका रथ चलाते थे? अर्जुन का। तो अर्जुन के जब युद्ध हुआ कौरव पांडव में, तो अर्जुन का रथ तो कृष्ण चला रहे थे ना, तो कृष्ण उनके सारथी हुए। ठीक है, तो वैसे ही ध्यान रखना है कि सूत राजा का सारथी या रथ सेना साथ ही साथ रथ सेना का नायक होता है। ग्रामणी, जैसे ऋग्वैदिक काल में था वैसे यहाँ भी ग्राम का मुखिया। यहाँ पे एक अन्य नाम आया छत्ता, इसको प्रतिहार कह सकते हैं या द्वारपाल। अब राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, तो राजा अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को अपने घर के बाहर खड़ा करने लगा, जिसको कहा गया प्रतिहार या द्वारपाल। संग्रहिता था कोषाध्यक्ष, यानी जो भी पैसा राज्य से आता था वो इसके पास जमा हो जाता था। भागदूत वो अधिकारी था जो कर एकत्र करता था, यानी कर एकत्र करने वाला अधिकारी भागदूत। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, ये दो पे विशेष ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता कौन था, उत्तर वैदिक काल में भागदूत कौन था? तो संग्रहिता कोषाध्यक्ष और भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अछवाप, धूत क्रीड़ा का मतलब जुआ कह सकते हैं आप। ठीक है, धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। पाशा तो हम हड़प्पा काल से खेलते आ रहे हैं, वो ऋग्वैदिक काल में भी था। ठीक है, हमने वहाँ लिखा मनोरंजन वाले में कि ऋग्वैदिक काल में पाशे का खेल, तो पाशा जुआ ही, जैसा महाभारत में दिखाया गया जब पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं जुए में। धूत क्रीड़ा में राजा का ये मित्र हुआ करता था, यानी कि राजा इसी के साथ खेलता था। अगला जो नाम मिलता है वो है पालागल। तो ये विदूषक का पूर्वज, राजा का साथी, वन का अधिकारी। विदूषक कौन है? तो राजा विदूषक का संदर्भ बड़ा व्यापक मिलता है ग्रंथों में। तो विदूषक में कह सकते हैं एक वो जो राजा का मनोरंजन करे, राजा के साथ रह के। दूसरा ये कह सकते हैं कि राजा का वो निकटतम व्यक्ति जो राजा को हर बात पे राय दे। तो इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं दे दूं जिससे समझ में आ जाए कि विदूषक कौन होगा। जैसे अकबर के दरबार में अकबर के साथ बीरबल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पालागल राजा का, विदूषक का पूर्वज, राजा का साथी या वन का अधिकारी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और नाम हमको मिलते हैं। स्थपति, ये था मुख्य न्यायाधीश। तक्षण, बढ़ई और छत्री, कंचुकी। इस बारे में छत्री वाला जो कंचुकी है, इसके संदर्भ में इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। अब 4 पॉइंट नीचे हैं, चारों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सूत और ग्रामणी, जैसा कि ऊपर हमने देखा, ग्राम का मुखिया, सूत राजा का सारथी। इन दोनों का महत्व उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक था। जहां ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति को ये कहा गया कि सभा और समिति राजा के निर्वाचन में भाग लेती हैं, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में ये कहा गया कि सूत और ग्रामणी, इनको एक नाम दिया गया कर्त्री, यानी राजा बनाने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में किसको कर्त्री या राजा बनाने वाला कहा गया? तो अपना आंसर हो जाएगा सूत एवं ग्रामणी। ठीक है, अब यहाँ जो मुख्य परिवर्तन हुआ, वहाँ हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में बलि। तो बलि यानी कि कर, तो वहाँ हमने देखा कि वो उपहार था, राजा मांगता नहीं था, लोगों की इच्छा होती थी, जो राजा उनकी सुरक्षा करता था। लोग अपनी इच्छा अनुसार राजा को कुछ न कुछ दे दिया करते थे, तो वो टैक्स नहीं था, वो उपहार था। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अब राजा को ये समझ में आ गया कि अगर हम सुरक्षा कर रहे हैं तो हमको कुछ न कुछ चाहिए। तो यहीं से शुरुआत होती है टैक्स व्यवस्था की भारत के संदर्भ में। हो सकता है हड़प्पा से शुरुआत हो, लेकिन हड़प्पा की लिपि जब तक पढ़ी नहीं जाती तब तक हम क्या मानेंगे कि भारत में कर व्यवस्था की शुरुआत किस काल से? तो वैदिक काल दिया है तो वैदिक काल, अगर उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ऐसे करके दिया हुआ है तो उत्तर वैदिक काल। समझ में आया? तो उत्तर वैदिक काल से कर व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि राजा अब कर वसूलने लगा। राजा का एक नाम उत्तर वैदिक ग्रंथों में विषमत्ता मिलता है, जिसको कहा गया विष को खाने वाला। विष
विष शब्द से ही वैश्य बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब राजा, विषमत्ता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि राजा वैश्यों से कर वसूलता था। वैश्यों से जो कर वसूलता था तो जो टैक्स वसूला उसका प्रयोग अपने ऊपर करेगा ना, इसलिए राजा के लिए नाम दे दिया गया विषमत्ता, यानी विष को खाने वाला। और अभी मैं यहाँ बता दूं, विष शब्द से ही वैश्य शब्द बना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि कर की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। टैक्स की शुरुआत भारत में जो टैक्स राजा लेने लगे, अब जैसे सरकारें लेती हैं, तो इसकी शुरुआत भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल से ही होती है। अगले पॉइंट पे आए तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि केवल वैश्य वर्ण ही कर देता था और कर की दर थी 1/16 भाग, ठीक है। लेकिन अन्य ग्रंथ इससे सहमत नहीं है, क्योंकि व्यापार उतना प्रबल नहीं था कि अन्य देशों तक हो, अन्य महाजनपदों तक हो, इसकी चर्चा नहीं मिलती है। वस्तु विनिमय पर आधारित था और व्यापार अमूमन गांव के बीच में ही हो जाया करता था। जैसे किसी के पास चावल नहीं है, किसी के पास गेहूं नहीं है, जिसके पास चावल है और उसको गेहूं चाहिए तो वो चावल दे करके गेहूं ले सकता था, ठीक है। तो ये विनिमय पद्धति लागू थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि केवल वैश्य वर्ग ही नहीं, अब राजा सबकी सुरक्षा के एवज में अब थोड़ा थोड़ा सबसे कर लेने लगा था। तो जो बेसिक क्वेश्चन ये बन रहा है कि कर व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब से, तो आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल न दिया हो तो वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में बलि क्या था? कर नहीं था, स्वैच्छिक उपहार था, ठीक है। इसी संदर्भ में ध्यान रखना है कि वैश्य कर देता था, इसलिए वैश्यों के लिए दो नाम प्रयोग किया गया, अनश्य बलिकृत और अनश्याद्य, ठीक है। तो ये दो नाम वैश्यों के पड़ गए कर देने की वजह से शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, एक शब्द और मिलता है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में और वो शब्द है ग्रामवादिन। अब ये शब्द है क्या, ये प्रयोग किस लिए किया गया? तो उस समय ये व्यवस्था थी ना कि जो गांव का विवाद था वो गांव में ही सुलझा लिया जाता था, और उसके लिए उत्तर वैदिक ग्रंथों में एक शब्द हमको मिलता है ग्रामवादिन। गांव का विवाद गांव में ही हल हो जाता था, यानी कि कहीं और नहीं जाते थे। गांव की जो भी समस्याएं थी गांव में ही सुलझा ली जाती थी बड़े बुजुर्गों द्वारा, ठीक। न्याय की व्यवस्था देखी जाए तो जैसा ऋग वैदिक काल में था, यहाँ भी राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। लेकिन एक परिवर्तन ये आया कि अब ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ठीक। और अगर कोई अपराधी होता था तो कैसे पता चलेगा कि वो अपराध किया है कि नहीं? तो अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, इसका प्रचलन हुआ। तो जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा, तो जल परीक्षा के तो कई उदाहरण मिलते हैं, कई तरीके के। एक जल में गहराई उसमें ज़्यादा होती थी और व्यक्ति को उसमें थोड़े समय के लिए कह सकते फेंक दिया जाता था। अगर वो डूब गया तो अपराध किया था, नहीं डूबा या बच गया तो निरपराधी था। वैसे अग्नि परीक्षा में हाथ पे एक लेप लगाते थे और गर्म अंगारे को हाथ पे रख दिया जाता था थोड़ी देर के लिए, जैसे आधा मिनट, 1 मिनट, उनका जो पैमाना रहा हो नापने का। उसके बाद अंगारे को हटाया जाता था। अगर हाथ जल गया यानी कि तुमने अपराध किया था, हाथ नहीं जला यानी कि तुमने अपराध नहीं किया था। तो ये चीज़ें अपराध सिद्धि के लिए, परीक्षण के लिए उस समय की जाती थी, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आज भी कई आदिवासी जो भारत के हैं, कई आदिवासी समाज में अभी भी ऐसी परीक्षा देखने को मिलती है अपराध सिद्धि के संदर्भ में। जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा। विष परीक्षा का मतलब कि जहर पिला दिया जाता था उसको दूध में मिला करके, बच गया यानी वो ठीक सही था, नहीं बचा यानी वो अपराधी था। तो आज भी हमारे आदिम समाज में, आदिवासी समाज में ऐसी प्रथाएं कुछ जनजातियों में देखने को मिलती हैं। ध्यान ये रखना है कि जैसे ऋग वैदिक काल था वैसे यहाँ भी अभी अस्थाई सेना नहीं थी, अभी भी मिलेशिया ही थी, यानी अस्थाई सेना। जरूरत पड़ने पर गांव के जो युवा थे, यानी जनपद के जो युवा थे, वो सेना में भर्ती हो जाते थे और उसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद फिर अपने घर सेना भंग कर दी जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया ऋग वैदिक काल की अपेक्षा? तो सामाजिक जीवन में देखें तो यहाँ एक चीज ध्यान रख लेना है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो ये भारतीय समाज का जो आधार है, तो उस हिसाब से देखें तो अभी इस्लाम धर्म तो था नहीं, हिंदू धर्म ही था, न हिंदू धर्म ही नहीं था। उसको हम कौन सा धर्म कह सकते हैं? उत्तर वैदिक कालीन धर्म कह सकते हैं या वैदिक कालीन धर्म कह सकते हैं, ठीक है। ये जो शब्द इस्लाम, हिंदू, ये सब तो बाद में मिले ना हमें,
जो भारत के लोग रहने वाले थे सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो जब अरब आए तो सिंध को हिंद कहा, उससे बन गया हिंदू, यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू कह दिया। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय समाज था उस समय का या आज का जो समाज है वो उस समाज का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही है। और यही वर्णाश्रम व्यवस्था आगे चल के हम देखेंगे सूत्रकाल और सूत्रकाल के बाद यही वर्णाश्रम व्यवस्था बदल जाएगी जाति व्यवस्था में, यानी यही 4 वर्ड आगे चल के जातियों में परिवर्तित हो गए। तो कभी भी पूछे भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो आंसर होगा वर्णाश्रम व्यवस्था। 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसा इसके थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वर्ण व्यवस्था की नींव। अगर नींव वाला शब्द प्रयोग किया है कि वर्ण व्यवस्था की नींव कब पड़ी, तो आंसर होगा ऋग वैदिक काल में पड़ी। और उदाहरण वही है 10वां मंडल पुरुष सूक्त, जिसमें ये बताया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। तो यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ गई, लेकिन अभी भी ध्यान रखना है ऋग्वेद में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ वर्ण का मतलब वर्ण या चुनना या रंग था, तो अभी भी व्यवस्था वही थी, थोड़ा सा परिवर्तन आया। अभी भी हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना वर्ण बदल सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ऋग्वैदिक काल में तो ये पूरी छूट थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गई। यानी कि अब ये मान लिया गया कि जो एक वर्ण से जुड़ा हुआ है वो उसी वर्ण से जुड़ा रहेगा, आगे भी जो उसकी संतानें भी उसी वर्ण की कही जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कोई कर्मरा हो जो धातु का काम करता था, तो उसकी संतान भी कर्मरा वर्ण की मान ली गई। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ उत्तर वैदिक काल में आया। तो 2 चीज़ें यहाँ ध्यान में रखनी है, वर्ण व्यवस्था की नींव ऋग्वैदिक काल और वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं है, 4 वर्ण थे या हैं, तो वही वर्ण अब किस में बदल गए, अब जातियों में बदल गए। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि जिन्हें ब्रह्मा का ज्ञान होता था वो ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मणों की शक्ति में इस समय हमको देखने को मिलती है कि ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए कि ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे और जिनकी संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ते बढ़ते हो गई 17। ठीक, तो इससे क्या संदर्भ निकल रहा है कि अब पुरोहित, यहाँ भी ध्यान रखना है कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हम कर तो रहे हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि अभी पूरी तरीके से ब्राह्मण शब्द यहाँ प्रयोग करने लायक नहीं था। यहाँ जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, अगर सबसे उचित शब्द की बात की जाए तो वो शब्द होगा पुरोहित। ठीक है, आगे चल के जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हुआ, मैंने ब्रह्मा लिखा है, तो यहाँ ब्रह्मा का तात्पर्य हम बार बार कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि की रचना एक पर ब्रह्म ने की है, तो उस ब्रह्म की बात की जा रही है। और ये माना गया कि जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता था वो कहलाए ब्राह्मण, यानी कि एक अलग वर्ण बना। ठीक है, तो अगर कभी पूछे कि ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ, तो यही आंसर होगा ब्रह्मा का ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला। ठीक है, इसलिए इनकी महत्वता में इतना परिवर्तन आया। राजा के साथ रहते थे, राजा की जीत की कामना करते थे, राजा की तरफ से यज्ञ आदि करवाते थे, राजा की तरफ से दान देते थे, तो इससे उनकी महत्वता में भी वृद्धि हुई। ठीक, तो यहाँ ऊपर भी हमने देखा कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड देने से मना कर दिया गया। और यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में जहाँ 7 पुरोहित हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल आते आते इन पुरोहितों की संख्या बढ़ करके हो गई 17। ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट देने जा रहा हूँ वो भी विशेष ध्यान रखना है कि इसी वर्ण व्यवस्था में एक परिवर्तन देखने को मिला। वो परिवर्तन ये था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया गया और इनको कहा गया द्विज। द्विज का अर्थ जो है वो है दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक, दोबारा जन्म लेने वाला, तो यह है आपका द्विज का अर्थ। तो जो दोबारा जन्म लेने वाला उसे कहा गया द्विज। द्विज में शामिल कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसको हटा दिया गया, शूद्र को। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनको द्विज कहा गया उनका ही उपनयन संस्कार होता था। और याद करिए पीछे ऋग्वैदिक काल में हमने क्या बताया था, उपनयन संस्कार का संबंध किससे, तो उपनयन संस्कार का सीधा सीधा संबंध था शिक्षा से। जब उपनयन संस्कार होता था तभी उसके बाद बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। तो जो 16 संस्कार हैं उनमें से उपनयन संस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ पे शूद्र उत्तर वैदिक काल में हटा दिए जाते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया और इन्हीं तीनों का ही उपनयन संस्कार होता था, जिससे
एक चीज क्लियर हो गई कि अब शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, क्योंकि अगर उपनयन संस्कार होगा नहीं तो शिक्षा प्रारंभ नहीं होगी। तो इसी से अंदाजा लगाया गया कि अब शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। अब आगे ध्यान रखना कि जात व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो पाई थी, परंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अब शूद्रों का जिसका उपनयन संस्कार बंद होगा, यानी हम ये मान लेंगे कि अब उनको शिक्षा का अधिकार नहीं रखा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबको था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, यानी अब वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं उत्तर वैदिक ग्रंथों में शूद्रों के लिए कुछ शब्द मिलते हैं। तो जो पहला शब्द है, शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक, और जो वैदिक कालीन ग्रंथों में जो नाम मिला है वो है इसके लिए अनश्य प्रेष्य। ठीक, मनमाने ढंग से उखाड़ फेंका जाने वाला, कामोत्थाप्य तथा इच्छानुसार वध किया जा सकने वाला यथा कामबद्ध कहा गया है। तो ये तीन शब्द जो है ये बताते हैं कि शूद्रों की स्थिति में अचानक से काफ़ी गिरावट आ गई। ठीक, उनको सीधे सीधे मान लिया गया कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज हैं इनके जो है सेवक रहेंगे, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा, सेवक हैं, इसलिए इनके साथ जो द्विज हैं वो चाहें तो इनको मनमाने ढंग से मार सकते हैं, पीट सकते हैं, इनका वध कर सकते हैं। तो इसलिए ये शब्द उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को एक साथ रखा गया, इन्हें कहा गया द्विज, यानी दोबारा जन्म लेने वाला। वहीं इनका उपनयन संस्कार होता था, और शूद्रों के संदर्भ में शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, यानी कि अब शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया या उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। इसके उलट हमें ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में सभी को शिक्षा का अधिकार था, सभी का उपनयन संस्कार होता था। अब मैं फिर से बता दूं कि उपनयन संस्कार वो संस्कार है जिसका सीधा संबंध शिक्षा से था। जब बालक शिक्षा ग्रहण करना चाहता था या जब उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी तो शिक्षा प्रारंभ होने से पहले ही उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन आया ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा? तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। हम तुलना किससे कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल से कर रहे हैं ना। तो वहाँ देखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में उनकी स्थिति कैसी थी, अब उत्तर वैदिक काल में स्थिति कैसे हुई। तो तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो हम देख रहे हैं कि अब स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रही है, गिरावट आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार बंद हो गया। ठीक, उपनयन संस्कार बंद हुआ जैसे शूद्रों का बंद हुआ, यानी अब यहाँ इनके लिए भी वही स्थिति है कि स्त्रियां अब शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी। तो किसकी शिक्षा बंद हो गई? शूद्रों की बंद हो गई और स्त्रियों की बंद हुई, इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया, यानी इनकी स्थिति में गिरावट आई ना। तो वही ध्यान रखना है कि अब इनकी स्थिति में शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। एक कॉमन सेंस बता देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जब उत्तर वैदिक काल आगे चल के सूत्रकाल के बाद जैसे महाजनपदों का उदय होगा, महाजनपदों के बाद जो राज्य बनेंगे, तो जब सामाजिक व्यवस्था चलेगी ना तो स्त्रियों और शूद्रों को एक साथ रख लेंगे, क्योंकि दोनों की व्यवस्थाएं एक साथ लगभग समान चल रही हैं। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हुआ, यहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हुआ, इनकी भी स्थिति में गिरावट आई, शूद्रों की स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई। तो इनको एक साथ रख के पढ़ेंगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था, स्त्रियां दो प्रशासनिक संस्थाएं विदत और सभा में भाग लेती थी, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में विदत तो समाप्ति हो गई थी, लेकिन यहाँ विदत और सभा में स्त्रियों को भाग लेने से रोक दिया गया कि उत्तर वैदिक काल में अब स्त्रियां विदत और सभा में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, अब यहाँ एक जैसा ऋग्वैदिक काल में था स्त्रियों के संदर्भ में खाली उपनयन संस्कार उनका बंद हुआ है, और एक ही ध्यान रख लेना है कि बाल विवाह संभवतः, अभी इतिहासकार कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, अभी मानना है कि बाल विवाह संभवतः प्रारंभ हो गए थे, बाकी सब वैसे का वैसे था, यानी कि पुनर्विवाह, बहुपति प्रथा, नियोग प्रथा, इन सब का प्रचलन था। जाति पर्दा प्रथा, सती प्रथा ये प्रचलन में नहीं थी। ठीक है, जो विशेष परिवर्तन हुआ वो ये कि बाल विवाह संभवतः प्रारंभ हो गया था, स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने से रोक दिया गया। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं कि कुछ ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि ये उत्तर वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां थीं। इनमें याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी दो पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, साथ ही साथ कुछ और स्त्रियों की चर्चा मिलती है, गार्गी, शुभला, देववती, काश, कृतशनी।
ये वो महिलाएं हैं जो उस समय विदुषी थी। ठीक है, अब इसके संदर्भ में गार्गी और याज्ञवल्क्य का एक संवाद भी है। अगर किसी को याद हो तो पीछे हमने जो है जब वेद पढ़े थे तो वहाँ पे हमने ये बता रखा था कि किस उपनिषद में। ठीक है, तो अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट करिएगा। ठीक, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ ना कि थोड़ा आपको भी जो है दोहराने का मौका मिले, नहीं तभी मैं बता दूंगा, आप सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने भी ध्यान से पढ़ा है। तो उस याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई भी गोष्ठी हो रही हो, दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा था, प्रतियोगिता हो रही थी। अब याज्ञवल्क्य को लगा कि गार्गी जीत जाएंगी, तो याज्ञवल्क्य वहाँ एक अपना एक कथन कहते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा बोलो ना, नहीं तो तुम्हारा सर जो है तोड़ दिया जाएगा। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि स्त्रियों की दशा में गिरावट जारी है। ठीक है, आगे अब इसी गिरावट के बारे में दो और ग्रंथ है अपने पास। एक है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में एक शब्द प्रयोग किया गया, वो है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण पुत्री को समस्त दुखों का कारण मानता है। वैसे ही मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को सुरा और पाशा के अंतर्गत 3 बुराइयों में शामिल किया गया। मैत्रायणी संहिता कहती है कि समाज में 3 बुराइयां हैं। एक है सुरा यानी सोम और सुरा जो अनारी पीते थे, दूसरा पाशा यानी जुआ, और तीसरा इन्होंने बताया जो बुराई है वो है स्त्री। तो ऐसा मैत्रायणी संहिता में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट नहीं आई। वहीं शतपथ ब्राह्मण स्त्रियों को अर्धांगिनी कहता है कि एक पुरुष की जैसे विवाह होता है वो उसका आधा अंग हो जाती है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी भी कहा गया है। ठीक, तो अभी इतना इसमें देखना है, जो मेन चीज़ें हैं वही मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इतना पढ़ना ही पढ़ना है वनडे के लिए। अब आगे चल के एक और यहाँ पे ध्यान रखना है, गोत्र प्रथा। इस पे विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता है ये गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा थी क्या? पहले ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हुई। और गोत्र का अर्थ अगर हम निकालें तो गोत्र का अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अब व्यवस्थाएं बड़ी हो रही हैं, लोग अस्थायी रूप से रहने लगे। अब अस्थायी रूप से रहने लगे तो ऐसे समझिए, जैसे एक दादाजी हमारे, उनके 4 पुत्र। ठीक है, अब 4 पुत्र अगर आगे चल के अलग अलग हो जाएं तो दादाजी तो एक ही रहेंगे ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो उनका कुल कहलाएगा। अब वो 4 पुत्रों के 4 पुत्र, तो भले ही 4 4 8 1 9 हो गए, लेकिन क्या अलग अलग सब हो जाएं, लेकिन क्या कहलाएंगे? एक कुल कहलाएंगे। ठीक है, तो यही था गोत्र प्रथा। और उसी संदर्भ में ध्यान रखना है कि जैसे दादाजी, उनके 4 पुत्र जो अलग हो चुके हैं, 4 पुत्र के 4 पुत्र जो साथ हों चाहे अलग हों, अब ये सब क्या करते थे कि अपना जितना गोधन मतलब गाय बछड़े ये सब एक जगह ले जाके शाम को बांध देते थे, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। तो वहीं से शब्द निकल के आया गोष्ठ, और आगे चल के यही गोष्ठ बदल हो गया गोत्र। और गोत्र आगे चल के उस उत्तर वैदिक काल के बाद इसी गोष्ठ या गोत्र को हम कहते हैं मूल पुरुष की अवधारणा। ठीक है, तो मूल पुरुष की अवधारणा को ऐसे समझना है जैसे हमारे एक दादाजी, उनके 4 पुत्र, उन 4 पुत्रों के 4 पुत्र, फिर उन 4 पुत्रों के 4 पुत्र, फिर उन 4 पुत्रों के 4 पुत्र, फिर उन 4 पुत्रों के 4 पुत्र, ऐसे पूरी व्यवस्था बढ़ते जा रही है। लेकिन एक चीज कॉमन हो गई, वो है वो दादाजी। तो ये माना गया कि जितने उनसे उत्पन्न हैं दादाजी से, वो सारे एक मूल पुरुष से उत्पन्न माने जाएंगे। तो इसी संदर्भ में ये गोत्र प्रथा आगे चल के प्रचलित हुई। आज भी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ भी आज गोत्र प्रथा के नाम पर अनेक हत्याएं हो जाया करती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सम्मान के लिए हत्याएं। जैसे कोई कन्या है, किसी लड़के से प्रेम करती है, आगे पता चला कि दोनों का गोत्र एक समान है, तो ये मूल पुरुष की अवधारणा हो गई, तो वो भाई बहन हो गए। तो इस अब जनसंख्या तो इतनी अधिक, अब ये जो नए युवक और युवतियां हैं वो ये कहते हैं कि अब ये तो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, लेकिन जो पुराने ख्यालात के हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी ये है। तो इसी वजह से जो है ये हत्याएं हो जाती हैं। तो ये गोत्र प्रथा उठ के आई उत्तर वैदिक काल से, और ये मूल पुरुष की अवधारणा, यानी कि 7 ऋषि हैं, उन 7 ऋषियों के नाम पे गोत्र रख दिए गए। अब समस्या ये है कि भारत में जितनी भी, पहले तो 4 वर्ण
ये वर्ड बदल गए मुख्य जातियों में, और ये मुख्य जातियां बदल गई कई उपजातियों में। जैसे ब्राह्मणों के भीतर ही अगर देख लीजिए तो शुक्ला, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। वैसे ही अगर हम देखें क्षत्रियों में तो कोई राजपूत है, कोई सैंतवार है, कोई और ठाकुर लिख रहा है, कोई राय लिख रहा है। तो ये क्या हुआ, ये जातियों में ही उपजातियां। वैसे ही वैश्यों में कोई जायसवाल है, कोई गुप्ता है, कोई मोदनवाल लिख रहा है। तो ये उपजातियां बाद में धीरे धीरे डेवलप हुई। अब ये डेवलप होने के पीछे या इनके पीछे एक उद्देश्य है कि एक मूल पुरुष की अवधारणा, और हर जाति के बाद हर उपजाति में ये 7 ऋषियों के आधार पर ही गोत्रों का निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं बताऊंगा कि वो 7 ऋषि कौन है, जैसे कश्यप, गौतम, इस तरीके से। ठीक, कभी कथा वथा सुनिएगा तो पंडित जी पूछेंगे आपसे, जो कथा करने आएंगे, कि आपका गोत्र क्या है। समझ में आया? तो उसी गोत्र की बात हो रही है। तो यहाँ ध्यान रखना कि इसी को हम कहते हैं मूल पुरुष की अवधारणा। यानी कि अगर हमारा और अगले का एक ही गोत्र है तो हम या हमारा मूल पुरुष या जिनसे सबकी उत्पत्ति है वो एक ही व्यक्ति है। इसी को कहते हैं मूल पुरुष की अवधारणा। अब खान पान, रहन सहन एवं मनोरंजन एक साथ देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा चलता है। वैसे ही करम्ब बनाया जा रहा है, वैसे ही क्षीर पकौदन बनाया जा रहा है, वैसे ही मांसाहार का प्रचलन है, मांसाहार में सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब एक जो परिवर्तन आया, जहाँ ऋग्वैदिक काल के लोगों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ, लोहा, चांदी इसका ज्ञान नहीं था, वहाँ ये ध्यान रखना है कि अब आर्यों को चावल का ज्ञान हो गया, नमक का ज्ञान होगा, मछली का ज्ञान हो गया, हाथी का ज्ञान होगा, बाघ का ज्ञान हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं था, बस इतना सा परिवर्तन आया। अब वो अपने खाने में नमक डाल रहे हैं, उसको और टेस्टी बना रहे हैं। पशुपालन, तो पशुपालन ऋग्वैदिक काल की ही तरह ही था, लेकिन जो एक मुख्य परिवर्तन आया वो ये वाला, अब हाथी का ज्ञान हो गया। अब हाथी का ज्ञान हो गया तो कुछ समय बाद इनको लगा होगा कि हो सकता है हाथी को पालतू ही बनाया जा सकता है, तो उन्होंने हाथी को भी पालतू बना लिया। तो अब आर्य हाथी पालने लगे। तो हाथी पालन शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल में। अब हाथी पालने लगे क्योंकि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हाथी के लिए हस्ती या वरण शब्द का प्रयोग मिलता है। तो पर्यायवाची के संदर्भ में इसको प्रयोग करिएगा हिंदी वाले पेपर में। वरण किसका पर्यायवाची? तो हाथी का। ठीक है, हस्ती तो समझ में आ ही रहा है, तो हस्ती को तो उसको पूछना नहीं है, वर्ण से ही पूछेगा। तो पर्यायवाची में इसे ध्यान रखिएगा कि एक ही शब्द, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हाथी का ही पर्यायवाची हो, कुछ अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची वो हो सकते हैं। तो हस्ती या वर्ण शब्द तथा हाथी पर जो नियंत्रण रखे यानी अंकुश रखने वाले के लिए हस्ती। जो हाथी, एक आदमी आपने देखा होगा, सबने लगभग हाथी देखा होगा, हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा रहता है, एक लोहे की छड़ लिए रहता है, हाथी जब इधर उधर होता है तो उसको उस छड़ से जो है उसको अंकुश कहते हैं, उससे नियंत्रित करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रयोग किया गया शब्द वो है हस्ती, यानी हाथी चलाने वाला। ठीक है, अब व्यापार के संदर्भ में देखें तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को, जहाँ ऋग्वैदिक काल में समुद्र का इनको ज्ञान था या नहीं, इस पर इतिहासकार जहाँ मतभेद रखते हैं, वहाँ अब इतिहासकार ये मान लेते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। ठीक है, लेकिन व्यापार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। व्यापार अभी भी वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था, एक चीज लीजिए दूसरी चीज दीजिए। अभी भी ज़्यादा दूर तक व्यापार नहीं हो रहा है, एक जनपद से दूसरे जनपद तक, दूसरे जनपद से तीसरे जनपद तक, अभी व्यापार यहीं तक सीमित है। सिक्कों का नियमित प्रचलन अभी भी नहीं हुआ था, यानी कि सिक्के इस काल के अभी भी नहीं है। व्यापार पूरी तरह वस्तु विनिमय पद्धति पर ही आधारित है। बस जो परिवर्तन आया कि अब गंगा के मैदानों का आर्यों को पता चल चुका था, और ये उपजाऊ मैदान आर्यों के लिए काफ़ी लाभदायक थे। अब आर्य गंगा के मैदानों में अस्थायी रूप से बस गए। अब अस्थायी रूप से बचे तो घर भी बनाना होगा, तो घर भी इन्होंने बनाने शुरू किए। लेकिन जहाँ हड़प्पा सभ्यता में घर पक्की ईंटों के बने हुए थे, उसके उलट उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने अपने घर बनाए कच्ची ईंटों से। ठीक है, और इसी समय 2 नगरों की चर्चा मिलती है, एक हस्तिनापुर और कौशाम्बी। तो इन्हें कहा जाता है गर्भावस्था वाले नगर। ठीक, तो नगरों के निर्माण का प्रारंभ यहाँ से हो गया उत्तर वैदिक काल में। लेकिन गर्भावस्था का मतलब कि अभी वो नगर आकार ले रहे हैं, जहाँ सब झोपड़ियाँ बना रहे हैं, वहाँ इन नगरों में क्या देखा गया कि झोपड़ियों के लिए किनारे किनारे पहले ईंटे की दीवार खड़ी कर दी गई, कच्ची ईंटों की दीवार, उसके ऊपर झोपड़ी रखी जा रही है। ठीक है, तो ये अंतर था विशेष। और एक 2 खंबे गाड़ के झोपड़ी या 2 बांस लगा के झोपड़ी डाल लेना, तो वो अलग व्यवस्था। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है, हस्तिनापुर तथा कौशाम्बी, इनको हमने क्यों गर्भावस्था वाला नगर कहा? क्योंकि अब ये कच्ची ईंटों के मकान में रहने लगे हस्तिनापुर और कौशाम्बी के लोग।
इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि अब जो द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, या गर्भावस्था वाले नगर, अभी द्वितीय नगरीय क्रांति नहीं लानी है हमको, ठीक है, वो जब महाजनपद आएंगे तब लेकिन अभी यहाँ ध्यान रखना है कि शुरुआत मान सकते हैं, ठीक है, कि अब आर्य अस्थायी रूप से बस रहे हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी, याद करिए थोड़ी देर पहले दो कबीलों का नाम मैंने बताया था, कुरु और पांचाल, तो ये दोनों के क्षेत्र थे, ठीक है, तो यहाँ इनकी शुरुआत हुई। तो ये उत्तर वैदिक काल का अपना पहला वीडियो। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन कृषि, उसके साथ उद्योग धंधे, और उसी के साथ हम देखेंगे 4 आश्रम और उत्तर वैदिक कालीन धर्म। इन 4 चीज़ों को देखेंगे, चारों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग, जैसा मैं बार बार समझाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को लिख लीजिए, लिखने के बाद अपना लिखा हुआ सामने रखिए, वीडियो को लगाइए और देख डालिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने शुरुआत कर दी है, हड़प्पा के लगभग 30 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। हाँ, मैं क्विज टाइप में नहीं दे रहा हूँ, रीजन कि हो सकता है आपको टाइम ना मिले, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बना के जब हमको टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, आप लोग जाकर के अपना अपना अभ्यास उस पर कर लिया करिएगा। चिंता मत करिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने जो है कौन सा आंसर लगाया है। हाँ, ऐसा सेट किया ना, किसी का नाम ही नहीं आएगा, कोई बता ही नहीं सकता कि आपने कौन सा आंसर लगाया है, तो शर्माने की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अटेम्प्ट इसलिए करना है कि आपको ये पता चले कि कौन सा सही है, कैसे आपने जो है गलत कर दिया और कैसे जो है हमारा आंसर अलग आ रहा है। तो यहाँ ये भी समस्या नहीं है, कोई नाम भी नहीं जान पाएगा कि किसने कौन सा लगाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस प्रश्नोत्तर के अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ऐसे ही मन से पढ़ते रहिए, जितने मन से पढ़ेंगे उतने मन से पढ़ाऊंगा। तो अगली वीडियो इसी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से ही होगी, पार्ट 2, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जो उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर बता दूं, वो ऋग वैदिक काल पहले एक बार देख लेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल पे आएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य सहपाठियों को भी चैनल से जोड़ें। जितना जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करेंगे और जितना जल्दी 4000 घंटे होंगे, उतनी जल्दी लाइव क्लास शुरू होगी। तो सिर्फ मैं ही मेहनत क्यों करूँ, आप लोग को भी करना होगा, जोड़ते जाइए, ठीक है। तो तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।